के किले में दीवान खास की शाम हमेशा की तरह शानदार थी, लेकिन आज उसमें एक अनूठी चंचलता घुली हुई थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मगर भीतर लगे सैकड़ों सुनहरे कंदीलों की रोशनी से पूरा दरबार एक गर्मजोशी भरी चमक में नहाया हुआ था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखें आज गंभीर न होकर शरारत से भरी थी। वो सामने बैठे प्रमुख सरदारों और वजीरों को देख रहे थे और अचानक उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। वजीर आजम अबुल फजल अकबर ने धीमी मजाकिया आवाज में कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सभी दरबारी सोने की मूर्ति बन गए हैं। इतनी गंभीरता क्यों? क्या धरती ने अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दिया है? इस मजाकिया टिप्पणी पर दरबार में फुसफुसाहट और दबी हुई हंसी फैल गई। एक बूढ़े दरबारी ने अपनी आवाज साफ करने के लिए जोर से ख्वांग किया। अकबर ने तुरंत उन्हें लक्ष्य किया। वाह, क्या सुर है! मुझे लगा जैसे किसी मेंढक ने अभी अभी शाही घोषणा की हो। दरबार अभी हंसी के उस पल को संभाल ही रहा था कि पूर्वी द्वार से एक शांत पर आत्मविश्वासी पगों की ध्वनि सुनाई दी। राजकवि और शहंशाह के प्रिय सलाहकार बीरबल ने प्रवेश किया। उनकी उपस्थिति से वातावरण तुरंत बदल गया और अकबर की आंखों में एक नई चमक आ गई। आओ बीरबल, मैंने अभी अभी तुम्हारी कमी महसूस की थी, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। आज का ये दरबार तुम्हारे बिना नमक की शाही दावत जैसा था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक अपनी जगह ली और मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, आप नमक की बात करते हैं, पर मैं तो केवल इतना कहूंगा कि शाही दावत का असली जायका तो तब आता है जब पकाने वाले महाराज स्वयं हों। आपका हास्य तो आज भी इतना तीखा था कि किसी नमक की जरूरत ही नहीं पड़ी। अकबर इस प्रशंसा से प्रसन्न हुए और जोर से ठहाका लगाया। बहुत खूब बीरबल, तुम हमेशा मेरी बात का बोझ कम कर देते हो। तो बताओ, मैंने सुना है कि तुम सुबह सुबह शहर के बाहरी इलाकों से होकर आए हो। आज इस मस्ती भरे दरबार के लिए क्या तुमने रास्ते में कोई ऐसी अद्भुत या हास्यास्पद घटना देखी जिसका वर्णन किया जा सके? बीरबल ने क्षण भर सोचा, अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, जहांपनाह, अद्भुत घटना तो नहीं, पर मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या देखा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। उनका मजेदार मूड अब चरम पर था। मैंने देखा कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था और वो बार बार आसमान की ओर देखकर जोर जोर से हंस रहा था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, ये कैसी मूर्खता थी? वो किसे देखकर हंस रहा था, जबकि आसमान में तो कुछ नहीं था? बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक सलाम किया। उनकी आंखों में शरारती चमक थी, जो बादशाह के मजाकिया मूड को और हवा दे रही थी। जहांपनाह, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, वो किसान किसी मूर्खता के कारण नहीं हंस रहा था। वो तो अपनी उम्मीदों और मौसम के धोखे पर हंस रहा था। अकबर ने माथे पर पड़ी सिकुड़न को थोड़ा ढीला किया। उम्मीदों पर कैसे हंसा जा सकता है, खासकर तब जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो? उस किसान ने सुबह से इंतजार किया था कि बादल बरसेंगे और वो बीज बोएगा, पर बादल दूर निकल गए। वो हंसकर कह रहा था, वाह रे मेरे भाग्य, जब मेरी जरूरत थी तब तू नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि जब मैं फसल काटकर खलिहान में डालूंगा, तब क्या तू अचानक आ पाएगा और मेरी मेहनत पर पानी फेर पाएगा? बीरबल ने आगे कहा। वो व्यक्ति आसमान की खालीपन को देखकर हंस रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जो चीज समय पर नहीं मिलती, वो बाद में केवल तबाही लाती है। ये जीवन का एक बड़ा सत्य है। जहांपनाह। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तुरंत इस बात का गूढ़ अर्थ समझ लिया। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। उन्होंने अपनी गंभीर मुद्रा को तुरंत एक शरारती मुस्कान में बदल लिया। वाह बीरबल, वो ठहाका मारकर बोले, तुम्हारी बातें तो हमेशा ऐसी होती है कि सीधे दिल पर चोट करें और दिमाग को झकझोर दें,
मगर सच कहूं, मुझे लगा था कि आज तुम मेरे इस शाम के मजाकिया दरबार में कुछ हल्का फुल्का लाओगे, न कि किसानों के दुर्भाग्य पर इतना गंभीर दर्शन झाड़ोगे। दरबार के बाकी सदस्य जो अभी भी बीरबल की बातों के अर्थ में डूबे थे, अचानक बादशाह की हंसी से चौंक गए। अकबर ने चारों तरफ देखा। दरबारियों, सुनो, मेरा मूड आज कुछ शरारत भरा है। बीरबल, एक बात बताओ, अगर समय पर पानी नहीं बरसा तो क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे मैं अपने दरबारियों को बिना पानी के ही भीगा दूं? ऐसा भीगना कि वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। बीरबल ने सिर झुकाया और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। जहां पनाह की आज्ञा। जरूर, ऐसी तरकीबें तो हजारों हैं, मगर पहले मुझे आपके दरबार से संबंधित एक सवाल पूछने की इजाजत दें। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। पूछो, पूछो बीरबल, आज हमारी उत्सुकता चरम पर है। तुम हमेशा बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी पहेली जरूर पूछते हो। देर मत करो, क्या सवाल है? बीरबल ने सम्मान से झुककर कहा। शुक्रिया जहांपनाह। मेरा सवाल सीधे आपके इस भव्य दरबार से संबंधित है। मान लीजिए जहांपनाह कि मैं इन सभी सम्मानीय दरबारियों को एक बड़े तराजू के एक पल्ले पर बिठा दूं। बीरबल ने चारों ओर खड़े चिंतित दरबारियों की ओर देखकर एक क्षण का विराम लिया। और दूसरे पल्ले पर मैं केवल जहांपनाह की कृपा रखूं, जिसके कारण ये सब यहां है, तो ये तराजू किस तरफ झुकेगा? दरबार का असली वजन किसमें है, व्यक्तियों में या उस कृपा में? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। दरबारी परेशान थे कि बीरबल उन्हें केवल कृपा से तोलने वाला है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उसने जान लिया कि बीरबल ने पहली शरारत शुरू कर दी है। अकबर ने एक जोरदार ठहाका लगाया, जिसकी गूंज खामोश दरबार में देर तक सुनाई दी। वाह बीरबल! अकबर ने अपने आसन से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। तुम तो आते ही तराजू ले आए। हमें पता था कि तुम शाम के दरबार में कुछ भारी बात जरूर करोगे। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई। और देखो इन सब के चेहरे। ऐसा लगता है जैसे तुमने इन सभी विद्वानों को सचमुच का वजन कम करने की सलाह दे दी हो। सबसे अधिक परेशान मुल्ला दो प्याजा थे, जिन्होंने फौरन अपनी पगड़ी ठीक की। जहांपनाह, मुल्ला ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हमारा वजन तो केवल आपकी आज्ञा का दास है। मैं तो उस पल्ले पर बैठने की कल्पना भी नहीं कर सकता जो आपकी कृपा से अलग हो। कृपया हमें केवल आपकी दुआ का हल्का सा हिस्सा ही मान ले। इस बात पर बीरबल मुस्कुराए और सम्मान से सिर झुकाया। मुल्ला दो प्याजा सही कहते हैं जहांपनाह। असल वजन तो आपकी दया और उस न्याय का है जो ये दरबार रोज कायम करता है। अकबर की आंखें फिर शरारत से चमक उठीं। तो ठीक है, उन्होंने कहा, अब जब वजन की बात छिड़ ही गई है तो मेरा पहला सवाल सुनो। अगर वजन केवल मेरी कृपा का है तो बीरबल, तुम अपनी हाजिरी को किस मोल में आंकते हो? बीरबल ने एक क्षण सोचा। उनके चेहरे पर वही शांत, आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार रहती थी। जहांपनाह, बीरबल ने सम्मान से कहा, मेरा मोल तो आपकी शाही तिजोरी के सबसे छोटे सिक्के से भी कम है। सच कहूं तो मेरा अपना कोई वजन नहीं, पर मेरी हाजिरी का मोल, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दरबार में कुछ दरबारी तुरंत मुस्कुराए, जबकि मुल्ला दो प्याजा ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, ये कैसा जवाब है बीरबल? कोई मोल नहीं, पर मोल इच्छा पर है। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखते हुए अपनी बात पूरी की। जी मुल्ला साहब, मेरा मोल केवल उतना है जितना बादशाह सलामत मुझे तुशी से देते हैं, लेकिन मेरी हाजिरी का असली वजन ये है कि जब तक मैं यहां हूं, जहांपनाह आश्वस्त रहते हैं कि कोई भी उलझा हुआ सवाल जवाब के बिना दरबार से बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर अकबर खिलखिला उठे। उनका मजाकिया मूड और बढ़ गया। बहुत खूब बीरबल, तुम हमेशा गणित को भी दर्शन में बदल देते हो। तो ठीक है, अब जब तुमने अपनी हाजिरी को सवालों के जवाब से जोड़ ही दिया है, तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने में तुम्हारा दिमाग भी थक जाएगा।
अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुर्सी पर आराम से टेक ली। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, जैसे उन्होंने किसी बच्चे को चॉकलेट का लालच दिया हो। तो सुनो बीरबल, बादशाह ने नाटकीय ढंग से कहा, मेरा सवाल सीधा है पर जवाब पहाड़ जैसा मुश्किल। मुझे ये बताओ, इस विशाल दुनिया में हर पल कितने लोग पूर्ण रूप से सच बोल रहे हैं और कितने लोग झूठ, और जो बीच में है उन्हें कहाँ गिना जाए? निकालो इसका हिसाब। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारीगण आपस में कानाफूसी करने लगे, क्योंकि यह सवाल वास्तव में तर्क की सीमा से बाहर था। बीरबल ने अदब से झुककर सिर उठाया। उनके चेहरे पर चुनौती स्वीकार करने वाली चिरपरिचित शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपने बात तो ठीक कही कि यह सवाल दिमाग थकाने वाला है, क्योंकि यह गणित का नहीं, मनुष्य के मन का लेखा जोखा है। उन्होंने आत्मविश्वास से अकबर की ओर देखा। लेकिन बीरबल, हार मान ले, ये तो आपके दरबार की प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा। बस मुझे कुछ समय चाहिए। मैं आपको केवल संख्या नहीं दूंगा, बल्कि ऐसा प्रमाण दूंगा कि आप स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे। मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने एक लंबी नाटकीय आह भरी, जैसे उन्हें इस देरी से कितनी पीड़ा हुई हो। 3 दिन? इतनी देर में तो हमारे बाग के आम भी पक जाते, बीरबल, बादशाह ने जोर से हंसते हुए कहा, और अपने खास दरबारी मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। लगता है इस बार हमारे चतुर मंत्री को सच में चुनौती मिली है, वरना ये कभी समय नहीं मांगते। दरबार में खुसर फुसर और दबी हंसी की लहर फैल गई। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत हामी भरी। जहांपनाह, शायद ये एकमात्र सवाल है जिसका जवाब बीरबल को भी आसमान में तारों की तरह गिनना पड़ेगा। अकबर ने वापस बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। ठीक है, तुम्हें मोहलत दी गई, लेकिन याद रखना, अगर तुम केवल संख्या लेकर आए और उसे सिद्ध नहीं कर पाए, तो तुम्हें 1 हफ्ते तक मेरी रसोई के सबसे नीरस पकवान खाने होंगे। जो हुक्म, जहांपनाह, बीरबल ने झुककर सम्मान दिया और वहां से प्रस्थान किया। अकबर ने हाथ के इशारे से संगीतकारों को बुलाया। अब इस दिमाग थकाने वाली चर्चा को कल के लिए छोड़ते हैं। माहौल को थोड़ा हल्का करो। संगीतकार तुरंत हाजिर हुए। सितार और तबले की मधुर ध्वनि ने पल भर में दरबार की गंभीरता को धो डाला। अकबर ने राहत की सांस ली। उनकी नजर दरबारी टोडरमल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह गंभीर मुद्रा में बैठे थे, मानो अभी भी हिसाब किताब में डूबे हों। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे टोडरमल जी, आपके चेहरे पर क्यों 12 बज रहे हैं? चिंता मत कीजिए, मैंने बीरबल को शाही खजाने की गिनती का काम नहीं दिया है। वो तो बेचारा आसमान के तारे गिनने चला गया है। दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई। टोडरमल संभल कर उठे और बोले, जहांपनाह, हमें तो बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास है। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। विश्वास तो मुझे भी है, लेकिन इस बार मैंने सवाल ही ऐसा पूछा है कि वो जवाब ढूंढते ढूंढते अपने सिर के बाल गिनना भूल जाएगा। हा हा हा, संगीत, और जोर से हो। आज रात आराम चाहिए, कल सुबह फिर बीरबल का दिमाग देखना है। रात्रि के गहन विश्राम के बाद अगली सुबह दरबार पूरी भव्यता के साथ लगा। अकबर आज सुबह की पहली किरण की तरह तेज और उत्साहित थे। उनकी नजर बार बार मुख्य द्वार की ओर जाती थी, जहां हर दरबारी की उत्सुकता चरम पर थी। सब बीरबल की संभावित असफलता का इंतजार कर रहे थे। टोडरमल और मानसिंह धीमी आवाज में कानाफूसी कर रहे थे कि इस बार बीरबल ने शायद हार मान ली होगी, या फिर आधी रात को ही बिना गिनती किए भाग गए होंगे। तभी अचानक माहौल में हलचल हुई। द्वारपाल ने जोर से आवाज दी, महाराज धीराज, बीरबल हाजिर हों। बीरबल ने सहजता से कदम बढ़ाया। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी, लेकिन एक बदलाव था। उनके हाथ में एक अजीबोगरीब पतली छड़ियों से बनी टोकरी थी, जिसे उन्होंने बड़े ध्यान से थाम रखा था। टोकरी के अंदर कुछ भूसा और अजीब सी चीजें थी। अकबर मुस्कराए। आओ बीरबल,
मैं कल रात से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। क्या बात है, तारे गिन लिए? गिनती कहाँ है? बीरबल ने सम्मान से झुककर कहा। जहां पनाह, तारों की गिनती हो चुकी है। रात भर जागकर मैंने उन्हें एक एक करके पूरी सटीकता से गिना है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। ओ, सच में? तुम तो बड़े फुर्तीले निकले। तो फिर वो विशाल संख्या कहाँ है, बीरबल? और ये अजीबोगरीब टोकरी किस लिए? क्या तुमने तारों को पकड़कर इसी में बंद कर लिया है? दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ टोकरी आगे बढ़ाई। जहां पनाह, गिनती कागज पर नहीं बल्कि इस टोकरी में मौजूद है। उन्होंने टोकरी को थोड़ा सा झुकाया। अंदर केवल सूखी घास के कुछ तिनके, भूसा और धूल भरी हुई थी। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, ब्रह्मांड में जितने तारे हैं ठीक उतने ही तिनके इस टोकरी में हैं। ना एक ज्यादा, ना एक कम। यदि किसी को मेरी गिनती पर संदेह हो तो वे आराम से इन तिनकों को गिनकर जांच कर सकते हैं। जब तिनके गिन लिए जाएंगे तो तारों की संख्या स्वयं ही सिद्ध हो जाएगी। ये सुनकर दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी पर चकित रह गए। अकबर का मजाकिया मूड अब आश्चर्य में बदल चुका था। अकबर ने पहले गहरी सांस ली, फिर उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने अपने सिंहासन पर जोरदार ठहाका लगाया। दरबार का सन्नाटा तुरंत टूट गया। वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी को, बादशाह ने प्रसन्नता से कहा। तुम हर बार हमें अचंभित कर देते हो। तुम्हारे पास हर समस्या का ऐसा निराला उत्तर होता है कि प्रश्न पूछने वाला ही निरुत्तर हो जाए। कौन मूर्ख होगा जो इन अनगिनत तिनकों को गिनने का कष्ट करेगा? उन्होंने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि बीरबल को उनकी इस अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए 1000 सोने की मोहरें भेंट की जाए। मोहरें पाकर बीरबल ने अदब से झुककर बादशाह को धन्यवाद दिया। दरबार में अब खुशनुमा माहौल छा गया था। तभी बीरबल को फिर से गंभीरता से देखते हुए अकबर के चेहरे पर एक नई शैतानी मुस्कान आई। अच्छा बीरबल, ये तो हुई तारों की बात। अब ये बताओ कि हमारे शहर आगरा में कुल कितने कौवे रहते हैं? बीरबल ने एक पल के लिए बादशाह की ओर देखा। उनकी आंखों में छुपी शैतानी को भांप लिया। उन्हें पता था कि अकबर बस माहौल को और खुशनुमा बनाना चाहते हैं। बीरबल मुस्कुराए और अदब से झुककर बोले, जहां पनाह, ये प्रश्न पिछले प्रश्न से भी कहीं अधिक सरल है। भला अपने ही नगर के निवासियों की संख्या जानने में मुझे कितनी देर लगेगी? पूरा दरबार उत्सुकता से शांत हो गया। बीरबल ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, आलम पनाह, मेरे अनुमान के अनुसार हमारे महान शहर आगरा में इस समय कुल 23,421 कौवे निवास करते हैं। ये सुनकर अकबर का मुंह आश्चर्य से खुल गया। क्या तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो बीरबल? ये कोई तारों की गिनती नहीं है। यदि कल सुबह सिपाहियों को भेजकर गिनती करवाई जाए और ये संख्या गलत निकली तो? बीरबल ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, अगर गिनती में कुछ कौवे कम मिले तो समझ लीजिए कि वे जरूर शहर से बाहर अपने संबंधियों से मिलने गए होंगे, और अगर संख्या इससे अधिक हो तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि बाहर के कौवे आगरा में मेहमान बनकर आए हैं। आप चाहे तो जांच करवा सकते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ पल तक बीरबल को घूर कर देखा। उनके चेहरे पर पहले हैरानी थी, जो धीरे धीरे एक चंचल मुस्कान में बदल गई। उन्होंने अपनी पगड़ी पर हाथ फेरा और जोरदार ठहाका लगाया। वाह बीरबल, वाह! अकबर हंसते हुए बोले, तुम केवल मनुष्यों के नहीं बल्कि कौवों की सामाजिक व्यवस्था के भी विशेषज्ञ हो। मुझे नहीं पता था कि आगरा के कौवे इतने मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। पूरा दरबार बादशाह के इस मजाकिया मूड को देखकर ठहाकों से गूंज उठा। शाम का दरबार अब पूरी तरह से जीवंत हो चुका था। अकबर ने अपने सोने के सिंहासन पर आराम से टिकते हुए हाथ से इशारा किया। ठीक है मेरे प्यारे वजीर आजम, अकबर ने कहा
उनकी आवाज में अब भी शरारत थी। आज की ये कौवा जनगणना तुमने बड़ी चतुराई से जीती, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्रश्न है जो इतना सीधा नहीं है। बताओ, अगर मैं तुम्हें सोने के सिक्कों की एक ऐसी थैली दूं जिसे तुम छू सको पर खर्च न कर सको, तो तुम उसे क्या मानोगे? अकबर के इस अटपटे सवाल ने दरबार में एक पल की गहन चुप्पी ला दी। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस छुआ जा सकने वाले पर खर्च न किए जा सकने वाले धन का अर्थ क्या होगा। कुछ ने सोचा कि ये तो सिर्फ कागज का टुकड़ा होगा, तो कुछ ने इसे जादू समझा। तभी धीमे और आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ दरबार के मुख्य द्वार से बीरबल ने प्रवेश किया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान थी, मानो उन्होंने बाहर से ही पूरे प्रश्न और दरबार के माहौल को भांप लिया हो। उन्होंने सम्मानपूर्वक बादशाह को झुककर सलाम किया। आओ बीरबल, अकबर ने उत्साहित होकर कहा, तुम सही समय पर आए। बताओ, अगर ऐसा धन तुम्हें मिले तो तुम उसे क्या मानोगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर तनिक भी देर न लगाते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैं उसे एक सुंदर सुनहरी चुनौती मानूंगा। दरबार फिर शांत हो गया। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। वो सोना जिसे खर्च न किया जा सके वो संपत्ति नहीं है, बल्कि मात्र भारी धातु का एक ढेर है जो आपके खजाने की शोभा तो बढ़ाएगा, पर किसी